जो जिस दल को 40% गिरे हुए मत भी नहीं मिलते और कुल मतदाताओं का 25% मत ही मिलता है, वो ऐसा दम भर के कहते हैं कि हम पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ है, हम हिंदुस्तान की आवाज हैं। ऐसी कितनी बातों को गिनाया जाए, कितनी बातों को गिनाया जाए, तब ऐसी परिस्थिति बनती। तो 370 की आड़ में इनने क्या किया, एक प्रदेश को ही खंडित कर दिया। गठबंधन केवल चुनाव के लिए नहीं हो रही है, देश के भविष्य के लिए हो रही है। व्यक्ति के संदर्भ में बातें आ रही हैं जो सीना तान के गलत अगर देश में हो रहा है तो बोलने में नहीं हिचकते। सर, क्योंकि अब एफआईआर का जिक्र हुआ तो आज ही 2021 का मामला जिसमें वो किसी रेप पीड़िता से मिलते हैं, उसमें उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है पॉस्को एक्ट के तहत, और एनसीपीसीआर अब ये उम्मीद कर रहा है और ये आशा जता रहा है कि दिल्ली पुलिस जल्द उन्हें गिरफ्तार भी कर लेगी। क्या ये एक और आपको लगता है कि रोकने की कोशिश की जा रही है? वो सब तो है ही है। बाकी न्यायालयीन जो प्रक्रियाएं हैं, अगर हम देश के संविधान में विश्वास करते हैं तो न्यायालयीन प्रक्रिया देश के संविधान के अधीन ही स्थापित की गई हैं। जो न्याय की प्रक्रिया होगी उसके हिसाब से हम लोग उसका सामना करेंगे। क्योंकि सर अब बंगाल में यात्रा पहुंचने वाली है, बंगाल में आपको क्योंकि न्याय यात्रा बंगाल में जब प्रवेश करने वाली है, ऐसे में बंगाल से आपको अलायंस के मद्देनजर एक झटका मिला है। ममता बनर्जी ने साफ आज क्लियर कर दिया कि कोई गठबंधन नहीं है, अकेले लड़ने की बात वो चुनाव की कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर यात्रा को लेकर ये कहा गया कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है सर? यात्रा के संदर्भ में मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है। मैं उस यात्रा की प्रबंधन की प्रक्रिया से पृथक हूं, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन आश्चर्य होगा अगर जानकारी ना हो। और जो अभी मेरे को सुनने में आया उसमें राहुल जी की तरफ से और खड़गे जी की तरफ से उनको सूचना गई, हो सकता है मेल से गई हो, उस तरह से गई हो। डायरेक्ट बात हुई कि नहीं मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेल से सूचित किया गया था ऐसा मुझे अभी किसी ने जानकारी दी। गठबंधन का जहां सवाल है, ये एक कठिन पहल और कठिन प्रयास है, क्योंकि बहुत सारे दल जो गठबंधन के साथी हैं ये चुनाव आपस में लड़ते हैं। राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो ये सीधे प्रतिद्वंद्वी हैं। आप बंगाल में देखेंगे तो चार अगर प्रमुख पार्टियां हैं, टीएमसी हो गई, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, लेफ्ट पार्टीज हो गए, ये चारों पूरी मजबूती से चुनाव में भाग लेते हैं, लड़ते हैं। अब तीन इसमें से साथ आना चाह रहे हैं, लेफ्ट फ्रंट है, कांग्रेस है और टीएमसी है, तो स्वाभाविक है कि दिक्कत जाएगी। कार्यकर्ता लेवल पे यहाँ जहां आमना सामना होता है वहां उनको सब एक मंच में लाना बहुत कठिन होता है, और उसी की प्रोसेस। ऐसे ही पंजाब में आप देखेंगे तो वही हाल है। वहां कांग्रेस है, अकाली है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, अकाली के साथ बीजेपी वहां छोटे पार्टनर हैं, लेकिन बीजेपी है। तो ये चार में से तीन अगर एक आना चाहेंगे साथ में और चुनाव राज में एक साथ एक दूसरे के खिलाफ पूरी दृढ़ता से लड़ते हैं, दिक्कत होती है। यूपी में है, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, भाजपा है, पूरे दमखम से चुनाव विधानसभा का लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ। और भी दल हैं, अब साथ आने की बात है तो आसान नहीं रहता है। लेकिन फिर भी जो कारण है जिस कारण एक आना है, देश के संविधान की व्यवस्थाओं को चुनौती मिल रही है, संवैधानिक संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, मीडिया के संदर्भ में बात आ रही है, जुडिशरी के संदर्भ में बात आ रही है, नागरिकों के अधिकार के संदर्भ में बात आ रही है, आपसी भाईचारे के संदर्भ में बात आ रही है, देश की सीमाओं के संदर्भ में बातें उठ रही हैं, भर्तियों के संदर्भ में बातें उठ रही हैं, महंगाई की बातें हैं, रोजगार की बेरोजगारी की बातें हैं। ये गंभीर बातें हैं जिनको लेके सबका ये विचार है कि जो जिस दल को 40% गिरे हुए मत भी नहीं मिलते और कुल मतदाताओं का 25% मत ही मिलता है, वो ऐसा दम भर के कहते हैं कि हम पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ है, हम हिंदुस्तान की आवाज हैं, हम यानी हम हिंदुस्तान है। जबकि मतदाताओं का 25%, कुल मतदाताओं का 25% वोट नहीं मिलता। गिरे हुए मतों का 36-38% वोट उनको मिलता है और वो सत्ता में है। तो इन परिस्थितियों में जहां इस प्रकार की बातें और
भिन्न भिन्न मतों के लोग जब कहने लगते हैं इस बात को, पुराने सेना के जनरल हमारे हैं, उनकी कुछ बातें आ रही हैं, उनकी लेखनी तक को रोक दिया गया है। अग्निवीर के संदर्भ में उन्होंने कुछ कहा तो किताब ही उनकी रुकवा दी गई, जबकि अन्य बातों के संदर्भ में भी उन्होंने बातें अपनी पुस्तक में लिखी हैं। तो इस तरह से देश चल रहा है कि सेना के प्रमुख, जो हमारी सेना के प्रमुख रहे, उनकी लिखी हुई बातों पे भी रोक लगने की बातें जब सामने आ रही हैं, तब ऐसी कितनी बातों को गिनाया जाएगा, कितनी बातों को गिनाया जाएगा, तब ऐसी परिस्थिति बनती है। और प्रयास जारी रहेंगे मेरे को लगता है, क्योंकि मामला सिर्फ चुनाव लड़ने का नहीं, देश के स्वरूप के भविष्य का है। किस प्रकार का स्वरूप हमारे देश का रहेगा, क्या संवैधानिक ढांचा रहेगा, क्या फेडरल हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। इस सरकार ने तो जम्मू और कश्मीर के राज्य को ही खंडित कर दिया 370 के बहाने। 370 में लोग नहीं बोलेंगे भाई वो राज्य देश का हिस्सा होना ही चाहिए, बातचीत होके चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, इन्हें खट से एक बार में कर दिया, शांति अभी भी स्थापित नहीं कर पाए। लेकिन उसके साथ में क्या चाल किया कि 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी, लेह लद्दाख अलग, जम्मू कश्मीर अलग, अभी तक उसमें चुनाव नहीं हो रहे। तो 370 की आड़ में इन्हें क्या किया, एक प्रदेश को ही खंडित कर दिया। ऐसी बातें, अनेकों बातें पूरे देश में आपको देखने को मिलेंगी, अलग अलग जगह अलग अलग बातें, कितनी बातों को गिनाया जाए। लेकिन ऐसी जब परिस्थितियां हैं, तब ये विचार सामने आते हैं कि ये गंभीर गलतियां हो रही हैं, गंभीर गलत रास्ते में चलने की बात अब सामने आ रही है, बहुत ज्यादा गंभीर परिस्थितियां बन रही। तो ये जो पहल है, ये सिर्फ चुनाव में किसको कितनी सीट वाली बात नहीं है, और बड़ी बात है। तो जरूर इसमें विचार होगा, पुनर्विचार होगा, और गंभीरता से एक मजबूत विकल्प के रूप में ये गठबंधन सामने आएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। सर आप विश्वास जता रहे हैं, लेकिन क्या यह है कि आला कमान जहां एक तरफ चीजें साधने की कोशिश करते हैं, तो वहीं जो पार्टी के रीजनल जो नेता हैं वो बातें कहीं ना कहीं बिगाड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये सब देखना पड़ रहा है कांग्रेस को। ऐसा दिख रहा है, संयम बरतना चाहिए। रीजनल आपने संदर्भ दिया, तो रीजनल जो हमारे लीडर्स हैं उनको संयम बरतना चाहिए। संयम बरतने का ये मतलब नहीं है कि अपनी बात वो नहीं रख सकते, सही फोरम में सही तरीके से अपनी बात को रखें, लेकिन ऐसे उसमें ना रखें जहां बात गठबंधन केवल चुनाव के लिए नहीं हो रही है, देश के भविष्य के लिए हो रही है। तो सभी को उस गंभीरता को सोचना समझना चाहिए, और फिर प्रतिक्रियाएं, प्रक्रियाएं मेरे को लगता है कि व्यक्त करनी चाहिए। सर, क्योंकि जब से ये खबरें आई कि गठबंधन अब तभी से क्योंकि जाहिर सी बात है सर, बीजेपी भी आक्रामक आप लोगों पे होगी। तमाम उनके नेता कह रहे हैं कि ये पहले दिन से ही हम लोग इस बात को कह रहे थे कि ये कोई अलायंस नहीं है, खींचतान चल रही है, ऐसे फोटो शूट हो रहा है। वो इस बात को भी कह रहे हैं कि जल्द सबके सामने सारी वही स्थिति आ जाएगी, अब सब अलग अलग हो जाएंगे, अभी तो एक जगह से ऐसा स्थिति हुई है। तो आपको लगता है कि मैसेज देश भर में गलत जा रहा है इंडिया अलायंस का, जबकि आप एक बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, लोगों की आवाज उठाने की बात कर, उस वक्त में एक गलत मैसेज देश भर में जा रहा है? बीजेपी ये बातें उस समय पे कर रही है जब वो सत्ता में है, और सत्ता में रहने के कारण कई दल साथ जुड़े हुए दिखते हैं। आज बीजेपी सत्ता में नहीं होगी तो जितने दल उनके साथ दिख रहे हैं, इसमें आधे दल नहीं दिखेंगे। आप वैसी अच्छे नहीं लगता ये सब कहना, हल्की बातें हैं, लेकिन लिख के ले लीजिए कि सत्ता से हटने दीजिए और फिर देखिए गठबंधन की क्या स्थिति। इनको मौका मिला था 77 में, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, क्या हुआ? वो एक परिस्थिति बनी थी, जब इमरजेंसी लगी, एक विशेष परिस्थिति बनी देश में, और उस कारण से वैसे गठबंधन में जहां लेफ्ट भी था और बीजेपी भी थी, साथ आके उन लोगों ने चुनाव में भाग लिया था। क्या क्या हुआ वहां? तो वो सब चीज को भी याद रखना चाहिए कि उस समय एक पहल हुई थी परिस्थिति के अनुसार,
अभी भी एक परिस्थिति बनी है जो वैसे ही अत्यंत गंभीर परिस्थिति है। और उस परिस्थिति में जो लोग साथ आना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आसान नहीं है, फिर भी गंभीरता से प्रयास हो रहा है। और मुझे लगता है कि देश हित को ध्यान में रख के अंततः लोग साथ आएंगे। सर, हाल ही में कल, हालांकि उसी दिन राहुल गांधी को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। बीजेपी के नेता हैं, अब पहले आपकी पार्टी में बड़े वक्त तक जो है रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो कह रहे हैं कि जहां एक दिन राम लला जो है प्राण प्रस्थान चल रहा था, कार्यक्रम चल रहा था, वहीं दूसरी ओर जो है स्टोन पेल्टिंग की जा रही थी कांग्रेस वर्कर की तरफ से। और उन्होंने ये तक कहा कि यही इनका भारत जोड़ो है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि नफरत का सामान ही मोहब्बत की दुकानों में अवेलेबल है। जी, अब ज्योतिरादित्य जी के लिए क्या बोले आदमी। लेकिन स्थिति क्या थी, राहुल जी को तो आने का था भी नहीं अयोध्या। वो जिस यात्रा में थे, आने का होता एक अलग बात होती, आना नहीं आना, लेकिन उनका तो था भी नहीं आने का। वो तो एक अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से चल रहे थे। तो अब प्रजातंत्र में अगर ऐसी स्थिति आएगी कि मंदिरों तक जाने के लिए उनको बाधित किया जाएगा, तो कहीं ना कोई कुछ करेगा। और किसने हिंसा की? मैंने तो सुना कि उनकी बसों को घेरा गया और कांच में वार किया और लोगों पे भी वार किया। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट लहूलुहान, मीडिया ही दिखा रहा था कि पीसीसी प्रेसिडेंट लहूलुहान थे। मैंने एक उनका मीडिया में इंटरव्यू का हिस्सा भी देखा, जिसमें 4-5 लोग साथ में थे मंच पे। जयराम रमेश जी थे, जितेंद्र सिंह जी थे, सीएलपी थे, और पीसीसी प्रेसिडेंट थे, गौरव गोगोई थे। और पीसीसी प्रेसिडेंट बोल रहे थे कि असम में मेरे बहे हुए खून के एक एक बूंद का हिसाब वर्तमान सरकार को देना पड़ेगा। ये हो रहा है असम में। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्थर की बात कही और पीसीसी प्रेसिडेंट का जो खून बहा उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया। सर, भारत रत्न देने की बात कैसे देख रहे हैं? साथ ही अब चूंकि ऐलान हुआ है, तो अब तमाम श्रेय लेने की होड़ भी मच चुकी है, उस पर भी राजनीति हुई। आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से कांग्रेस और कई दलों ने तो इसके लिए मांग बहुत दिनों से किया हुआ था। जो लोग नहीं कर रहे थे, चुनाव आते आते उनको जरूरत पड़ी। राम जी के साथ कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न देने की जरूरत उनको महसूस हुई। साल भर पहले हो सकता था, 2 साल पहले हो सकता था, 6 महीने और पहले हो सकता था। तो ठीक है, वो इस सम्मान के योग्य हैं, इसलिए उनको ये सम्मान दिया गया। अब जो मशीन है मीडिया मैनेजमेंट वाली, वो लग गई है उसको भुनाने के लिए, जो कहते हैं। सर, एक आखिरी सवाल लूंगा। मैनिफेस्टो कमेटी के क्या फिजिकली हम देख सकते हैं आगामी दिनों में जो हो इसको लेकर? ये 3 बैठकें हमारी हो चुकी हैं। पहली बैठक फिजिकल थी, जिसमें 15 सदस्य उपस्थित थे 17 में से। दूसरी बैठक मिश्रित थी, क्योंकि कुछ लोग यात्रा में हैं, भारत जोड़ो यात्रा में है, कुछ लोग लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हैं, कुछ लोगों को दूसरी जवाबदारी है। तो 7 सदस्य 17 में से हम लोग उपस्थित हुए थे, बाकी वर्चुअली जुड़े थे। और तीसरी बैठक भी वर्चुअली हम लोगों ने अभी की 21 तारीख को, 20-21 तारीख को। और चौथी बैठक 31 तारीख को फिजिकल एआईसीसी में 6 बजे के लिए आहूत है। इस बीच में जो जो कार्यक्रम में लोग शामिल हुए उसकी जानकारी सदस्यों ने दी। आनंद शर्मा जी जयपुर, पुणे, मुंबई और कुछ शहरों की उनने जानकारी भेजी, मीटिंग्स की जानकारी भेजी, वहां बड़े पैमाने पे उनने इंटरेक्शन किया, उसकी जानकारी भेजी। के राजू जी हैं, उस एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटीज को लेके विशेष करके वो सेल को की अगुवाई भी करते हैं आईसीसी में, वहां वो मीटिंग कर रहे हैं। उनके पास जो राज्य हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, वहां पर बैठकों का क्रम चल रहा है। इसी तरह से रंजीत रंजन जी बिहार झारखंड में वो अपनी बैठकें कर रही हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ओंकार सिंह मोराबी जी हैं, वो अपनी बैठकें कर रहे हैं। शशि थरूर जी, उन्होंने एक बड़े पैमाने पे केरल में जो एक राज्य उनके साथ है मैनिफेस्टो के संदर्भ में, उसकी बैठकें ली हैं, उसकी जानकारी उन्होंने दी। अभी बंगाल में जाके कलकत्ता में वो मीटिंग करेंगे, उसकी भी जानकारी सामने आएगी। सप्पल जी
जिनके पास उत्तराखंड भी है, वो 27 तारीख को देहरादून जा रहे हैं। टाउन हॉल मीटिंग्स वहां पर आयोजित हैं, वहां पर करेंगे। प्रवीण चक्रवर्ती जी हैं, ये अपनी अलग बैठकें अपने दिए हुए राज्यों में वो अलग से कर रहे हैं। उन्होंने भी 30 तारीख को यहाँ बैठक आहूत की है। क्लोज डोर मीटिंग है, अर्थशास्त्रियों के साथ है, पंचायती राज प्रतिनिधियों के साथ है। तो इसी तरह से सभी सदस्य अपने अपने जो चिन्हांकित राज्य उनको जाने के लिए अपनी मंशानुरूप अलॉट किए गए हैं, वो वहां पर जाके मीटिंग्स भी कर रहे हैं। और ऑनलाइन जो हमने आमंत्रित किया है, तो कई हजार हमारे पास इनपुट्स नागरिकों के भी आ गए हैं, और हम इंतजार कर रहे हैं कि ये संख्या लाखों में पहुंचे। आपके माध्यम से भी निवेदन करूंगा, आपको भी व्यक्तिगत, आपके साथी कैमरा पर्सन हैं उनको भी, और साथियों को भी, कि देश के निर्माण में कांग्रेस पार्टी का भी सहयोग आप अपने सुझावों के माध्यम से करें। और जितने श्रोता हैं, आपसे भी निवेदन है कि अपना योगदान, वेब साइट खोली हुई है, ईमेल आईडी भी है, उस पे जरूर अपना योगदान देके देश के निर्माण के लिए कांग्रेस पार्टी का सहयोग करें, अपने विचारों का सहयोग करें।